पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं आज। बेसिकली ये थ्योरी क्या बताता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है। इसके पहले लिविस का कॉन्सेप्ट था। लिविस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल का हम ऑक्टेट पूरा कैसे होता है सिर्फ ये बताते हैं, ये चर्चा होती है। और लिविस कॉन्सेप्ट होता है मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बताता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद ये टॉपिक यूज होता है जिसको कि सबसे पहले सिजविक एंड पॉवेल ने दिया था। और सिजविक एंड पॉवेल ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। तो वो शेप के लिए उन्होंने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि किसी मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पता करना होता है। तो सेंट्रल एटम को क्या किया गया है इस थ्योरी के हिसाब से, एक स्फीयर कंसीडर किया गया है। यानी कि सेंट्रल एटम जो होता है हमारा वो एक स्फीयर होता है। और इसके ऊपर क्या होता है कि एक्सटर्नल एटम जिसके साथ जुड़े हुए हैं, बाहर की तरफ से जुड़े हुए हैं। लेट मान लीजिए मॉलिक्यूल हमारे पास है AB3। तो AB3 में A हमारा एक सेंट्रल एटम है जो कि एक स्फीयर है, और इसके साथ 3 B जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहा गया कि ये जो 3 B है ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। B, B एंड B ये बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है तो बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये थ्योरी क्या कहता है, या हम भी जानते हैं इस बात को कि सिंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ के हिसाब से हम इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानते हैं। और ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्शन कर रहा होता है। तो इस स्फीयर के ऊपर में उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यानी कि बॉन्ड पेयर को कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही डाला जा सकता है। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी डाल दिए, इसको क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही डाला जा सकता है। और वो स्पेसिफिक जगह क्या होगा, इसके रिपल्शन के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये यहाँ है, और इस स्फीयर के ऊपर में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें डालना है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए कि इतने डिस्टेंस पर होना चाहिए ताकि उन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन कम। और ये दोनों दूसरे के साथ रिपल्शन करेगा तो रिपल्शन क्या होनी चाहिए, कम होने चाहिए एक दूसरे के बीच में। तो इसी रिपल्शन के बेसिस पर क्या हुआ है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। और उसी स्ट्रक्चर को हम अभी ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इसके बेसिस पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी डिटरमाइन किए जाते हैं। तो क्या हुआ है कि बेसिकली वेस्पर थ्योरी यही बता रहा है कि मॉलिक्यूल में रिपल्शन के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के बेसिस पर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें हम, वो सारा कॉन्सेप्ट इस थ्योरी के अंदर है। तब उसके हिसाब से जरा देखिए, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो पहला पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स जिसके कि सेंट्रल एटम के सराउंड में सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। तो मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है जिस मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली है क्या यहाँ पर, अब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए जरा, ए एक सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लोन पेयर ये डाल दिया हमने, दूसरा लोन पेयर हमने ये डाल दिया, और यहाँ हमने बॉन्ड डाल दिया, यहाँ हमने बॉन्ड डाल दिया। तो इसमें हुआ क्या कि रिपल्शन इसमें 3 टाइप का हुआ। कौन कौन सा रिपल्शन हुआ, रिपल्शन एक हुआ कि ये 2 बॉन्ड के बीच का रिपल्शन, इसको क्या कहा जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इन दो के बीच का रिपल्शन हुआ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, इन दोनों के बीच का रिपल्शन हुआ लोन पेयर रिपल्शन। तो इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के रिपल्शन है, और इन 3 टाइप के रिपल्शन में भी ये कंसीडर किया गया कि अगर सेंट्रल एटम के ऊपर में लोन पेयर है, वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो बॉन्डेड नहीं है तो वो थोड़ा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है सेंट्रल एटम के ऊपर, यानी स्फीयर के ऊपर में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा रिपल्शन करेगा, यानी कि ज्यादा क्लाउड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, ज्यादा डेंसिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर जगह पर, तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वाले को ज्यादा रिपल्शन करेगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करता है, लोन पेयर करता है, उससे कम रिपल्शन कौन करता है, बॉन्ड पेयर करता है। तो अब इसमें रिपल्शन के टाइप है, सिंस इन दो के बीच की रिपल्शन हुआ, तो सिंस ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर, इन दोनों के बीच का रिपल्शन क्या हुआ, मैक्सिमम रिपल्शन हुआ। और फिर ये हो गया लोन पेयर और ये हो गया बॉन्ड पेयर, यानी कि एक ही लोन पेयर है यहाँ पर हमारा इसके साथ में रिपल्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इसका रिपल्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। और ये तीसरा है हमारा बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। तो रिपल्शन जो होता है सबसे ज्यादा लोन पेयर का, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और उससे कम बॉन्ड पेयर का। इस तरह से रिपल्शन ये हमारा होता है। अब हम करेंगे दोनों टाइप के मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में पहले सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए जरा, तो फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर। तो उसमें जरा देखिए इसके टाइप होते हैं, इसके टाइप क्या क्या है, टाइप है इसका फर्स्ट AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ कि A हमारा सेंट्रल एटम है और 2 इसमें B जुड़ा हुआ है, यानी कि A हमारा सेंट्रल एटम है, इसको हमने एक स्फीयर ले लिया, और इस स्फीयर के ऊपर में 2 B को हमें अरेंज करना है, 2 बॉन्ड को अरेंज करना है, और उन बॉन्ड्स के बीच में एंगल मैक्सिमम होना चाहिए ताकि दोनों B के बीच में रिपल्शन मिनिमम। तो ऑब्वियस बात है, सभी सोच सकते हैं कि इसके ऊपर में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा ताकि एंगल मैक्सिमम बने और रिपल्शन कम हो। तो ऑब्वियस बात है ये 180 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो दिस विल बी मैक्सिमम एंगल, और मैक्सिमम एंगल पर होगा तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, लीनियर, और इसके बीच का एंगल कितने का हुआ, तो ये एंगल हुआ 180 डिग्री का। इसके बेसिस पर क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसके बेसिस पर जो 2 बॉन्ड बनाते हो जो एलिमेंट वो, और उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे MgCl2। ये क्या हो गया हमारा, 2 बॉन्ड बनाना है तो ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर का है। बाकी और भी मॉलिक्यूल है, ये हमारा हो गया AB2, उसके फिर नेक्स्ट है AB3 टाइप, AB3 सेकेंड टाइप। तो इसमें भी क्या हुआ, A हमारा एक स्फीयर हुआ, सेंट्रल एटम हुआ, इस पर 3 B को अरेंज करना है, और तीनों B के बीच में एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एंगल जो होता है एक स्फीयर के ऊपर में 3 ग्रुप को अरेंज अगर करना हो हमें, तो वो एंगल मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा 120 डिग्री का, B, इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जो 13 ग्रुप एलिमेंट होते हैं जो 3 ही बॉन्ड बनाता है, और 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, AB3। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं CAB4। अब यहां से जरा देखिए कि 4 बॉन्ड ऑनवर्ड क्या होता है, एंगल जो होता है 3D में चला जाता है,
और मॉलिक्यूल का शेप 3D में चला जाता है और एंगल जो होता है उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं। तो 4 बॉन्ड जब होता है तो 4 बॉन्ड में क्या होता है कि अब सेंट्रल एटम हमारा है A, सेंट्रल एटम है A और इसमें 4 बॉन्ड को अरेंज करना है। आपके पास 3D स्पेस है अवेलेबल, ये जो है उस B को अरेंज करने के लिए, तो उसका वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 4 बॉन्ड को अलग अलग डायरेक्शन में हम अरेंज करते हैं तो वो टेट्राहेड्रली अगर अरेंज करते हैं हम तो वो सबसे ज्यादा एंगल बनता है। और अगर मान लीजिए 4 बॉन्ड के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि सर 4 बॉन्ड को तो हम स्क्वायर प्लेनर में भी अरेंज कर सकते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज कर सकते हैं यानी कि 4 डिफरेंट डायरेक्शन में, वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, प्लेन में आएगा और प्लेन में आएगा तो एंगल उसमें 90 डिग्री का ही होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप उन चारों को या कितने भी बॉन्ड जो भी है उस सेंट्रल एटम के सराउंड में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर तुम अरेंज कर सकते हो। 3D फिगर आपके पास अवेलेबल है, ऑल राउंड का स्पेस अवेलेबल है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करो ताकि एंगल मैक्सिमम बने, ताकि रिपल्शन कम हो। तो मैक्सिमम एंगल के लिए हमें क्या करना होगा, इस मॉलिक्यूल को स्क्वायर प्लेनर बना करके इसको अगर टेट्राहेड्रली करते हैं तो एंगल 109.5 डिग्री का हो जाता है। इसलिए ये जो होता है स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रली अगर हम अरेंज करते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम एंगल होता है और ये होता है 109.5 डिग्री। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं जैसे CH4 हो गए, 14 ग्रुप एलिमेंट जो कंपाउंड बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। इस तरह से क्या हुआ हमारा कि एक हुआ AB2, AB3, AB4, अब हमारे पास AB5। AB5 4 बॉन्ड्स जब बनता है सेंट्रल एटम के सराउंड में तो वहां से 3D फिगर चला जाता है। अब हमारे पास है AB5, अब जरा देखिए 5, 6 एंड 7 इन तीन में AB5, AB6, AB7, यहां से इन तीनों के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट कि क्या कर लेते हैं हम लोग कि सेंट्रल एटम के ऊपर 2 बॉन्ड जो होंगे, जैसे ये हमारा एक सेंट्रल एटम हो गया, इसके ऊपर 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर हम हमेशा बना दिया करेंगे। एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे हमने बना दिया और उसके बाद जो बचे हुए बॉन्ड बचे उसको हम इसके सराउंड में ये प्लेन में हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो प्लेन में कितना बॉन्ड बच जाएगा इसमें AB5 में 2 बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे अगर हो गया हमारा तो बाकी जो 3 बॉन्ड बच गया प्लेन में, उस 3 बॉन्ड को हम प्लेन में अरेंज करेंगे तो हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर में हमारा प्लेन में अरेंज होगा। बाकी ये बॉन्ड भी है। उसके बाद जो होता है AB6 टाइप वाला जो कंपाउंड होगा उसमें एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे डाल देंगे और जो बच गए बॉन्ड उसको हम प्लेन में डालेंगे, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा वो प्लेन वाला। उसी तरह से AB7 टाइप में भी एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे डाल देंगे, बाकी बच गया 5 बॉन्ड को हम प्लेन में डालेंगे। तो आप जरा देखिए, अगर हम इसको डालते हैं, A है हमारा सेंट्रल एटम, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड ऊपर डाल दो, एक बॉन्ड नीचे डाल दो, बस क्या हमारा 3 बॉन्ड को हम प्लेन में ट्रायंगुलर प्लेनर में उसको अरेंज करेंगे। ये 3 बॉन्ड हमारा प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब इसको ढक दो, ये प्लेन हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर है। लेकिन अब ये सब इंक्लूड होकर के जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो क्या हो जाता है, आप जरा देखिए, इस प्लेन वाले को मैं मैच कर रहा हूं, ये फिगर, ये प्लेन वाला हमारा मैच हो गया। अब इसके ऊपर जो होता है, ये प्लेन के ऊपर में ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे से भी परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर वाले से अगर मैच करते हैं, इसको ऐसे ऊपर वाले से मैच करते हैं, इसको अगर मैच करते हैं तो ये एक पिरामिड बन जाता है ऊपर की तरफ, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। उसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ भी मैच करते हैं इन्हीं 3 को, ये 3 प्लेन वाले जो हैं, ये और यहाँ से ये, तो ये हमारा क्या हो गया, नीचे भी पिरामिड हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड ऊपर भी, ट्रायंगुलर पिरामिड नीचे भी, दोनों मिलाकर के क्या हुआ, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी ले लेते हैं, ये हो गया, इसको ध्यान रखें आप, ये हो गया। अच्छा, इसमें 2 टाइप का एंगल होता है, बाकी जो तीनों फिगर थे उसमें क्या थे, एक ही टाइप का एंगल थे, इसमें 2 टाइप का एंगल है। 2 टाइप के एंगल क्या है, ये जो प्लेन वाले 3 हैं, इसके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। उसके बाद ये प्लेन के ऊपर में जो ये है परपेंडिकुलर है, ये जो इसके ऊपर में है ये परपेंडिकुलर है,
और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा AB5 टाइप हो गया। इसके एग्जांपल हो गए 15 ग्रुप के एलिमेंट अगर कोई कंपाउंड बनाता है, PCl5, AsCl5, ये कंपाउंड हो गया हमारा। उसी तरह से अब है नेक्स्ट है AB6 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें भी सेम बताया हमने, क्या करेंगे, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे डाल देंगे। ए हमारा सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, बच गया हमारा 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड को हम प्लेन में अरेंज करेंगे। 4 बॉन्ड हमारा प्लेन में ये हो जाएगा, ये हो गया 4 बॉन्ड प्लेन में। अब क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नीचे वाले को भूल करके सिर्फ इस प्लेन वाले को अगर हम मैच करते हैं तो हमारा ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है हमारा प्लेन वाला, और इस प्लेन वाले के साथ ही ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं। ये अब जरा ये देखिए, ये प्लेन हमारा स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, हर कॉर्नर को ऊपर वाले से मैच कर देते हैं। अगर ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो इससे क्या बना, एक बेस तो स्क्वायर है, ऊपर पिरामिड बना हुआ है, तो ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल हो गया। और अगर नीचे वाले से भी मैच अगर कर दें हम, नीचे वाले से भी अगर मैच कर दें तो ये फिगर हमारा क्या हो गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया। तो इसी का नाम है क्या, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और दूसरा नाम इसका और है, इसी का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसी का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारा AB6 टाइप। उसके बाद होता है AB7 टाइप। इसके एग्जांपल हो गए जी SF6 हो गए, जो 16th ग्रुप का एलिमेंट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो हमारा ही बनेगा ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो एंगल भी होगा, इसके एंगल हमेशा सेम 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ये 90 डिग्री ये भी, और ये ऊपर वाला भी अगर इस पर बनाता है ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा हो गया AB6 टाइप। उसका फिर होता है AB7 टाइप। AB7 टाइप है, AB7 टाइप में AB7 टाइप, इसमें भी सेम चीज, सेंट्रल एटम एक हमने ले लिया। सेंट्रल एटम हमारा स्फीयर है, और इस पर क्या करने हैं, 2 बॉन्ड को, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, और बच गया हमारा 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड ये प्लेन में है, और फिर ऊपर नीचे हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसके जरा इसी फिगर को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या करते हैं, ये 5 बॉन्ड जो प्लेन वाले हैं, ये एक रेगुलर पेंटागन हो गया, और इस पेंटागन को, इस पेंटागन के ऊपर जो था ये परपेंडिकुलर हो गया, नीचे भी परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका क्या हुआ, बेस हो गया पेंटागन, और ऊपर नीचे क्या बनेगा, इसमें भी पिरामिड बनेगा। तो ऊपर नीचे पिरामिड बनेगा, तो इसमें भी 2 पिरामिड इसमें बनेंगे, और फिर इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक पिरामिड बना हमारा ऊपर की तरफ, तो ये तो पेंटागोनल पिरामिडल बना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और इसके बाद होता है हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें होगा मॉलिक्यूल जिसके कि सेंट्रल एटम के सराउंड में लोन पेयर भी आ जाए, वो वाला भी अब कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद फिर जो होता है कोई भी मॉलिक्यूल का लिविस स्ट्रक्चर करने के बाद हम उसको इस वेस्पर थ्योरी पर कैसे फिट करें, तो वेस्पर थ्योरी पर लिविस स्ट्रक्चर बना करके वेस्पर थ्योरी पर फिट करेंगे, फिर किसी मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।